डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 आज डेट हो गई कितनी 3 4 3 हाँ तो इसका मैंने बताया था आपको इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाना। अब देखो x लेस देन जब 0 है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हुए हम, कैसे हुए तो मुझे भी नहीं पता, पर बाद में जब देखा तो खुद पर हंसी आई कि मैं कंफ्यूज क्यों हुआ था। तो ये कंफ्यूजन कभी भी किसी को कभी भी हो, कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए इससे चिंता नहीं करना है ना। ओके सर। लेस देन 0 पर इस x को माइनस x क्यों करेंगे, बाहर के x को? सर वो भी तो नेगेटिव टर्म ही तो हो रहा है ना। x है ना, तो हमें तो x जैसा है वो एज इट, अगर हमने x को माइनस कर दिया वो तो बाहर का प्लस हो गया। जैसे मान लो ये -2 है, तो क्या हाँ। हम -2 को माइनस -2 करेंगे क्या? बाहर के x की बात अच्छा। नहीं करना। नहीं, जैसा वो x है उसी तरह से ही तो है, तो हाँ। वो x है, अंदर का जो मॉड x है दैट इज -x, इट मीन्स -x²। दिमाग के लिए ओके। था बेटा। यस सर। Okay. बेटा इसको जगाते रहना। नहीं सर, नहीं सर, जगी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ। बोलना यस नो, -x² क्लियर हुआ। यस सर। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता मॉड x तो x ही रहेगा प्लस का ही, यानी x²। यहां तक कोई हाँ डाउट सर। तो पूछो। नहीं सर, नो डाउट्स। देखो इजीएस्ट वे जो मैं बताता हूँ, LHD। रिद्धिमा इसको ध्यान से समझना। LHD का मतलब होता है हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले आता है LHD, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप f डैश x, लेफ्ट हैंड पर फंक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड पर फंक्शन बोलो, -x²। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2x। के बाद तो यहां हमने क्या देखा कि डिफरेंशिएबल में हमारा, अब क्या समझ में आया बताओ? LHD ये नॉट LHD इक्वल टू। -2 RHD 12, आप लिखोगे LHD नॉट इक्वल टू RHD, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। जी सर, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट बोलो। सर बट एट x इक्वल टू 0 चेक करना है ना, तो अच्छा हाँ ना यार, नहीं अब मुझे क्या बोल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमें तो किस पर चेक करना है? x इक्वल टू 0। ये बिल्कुल। तो भाई तुम नहीं होती बेटा तो मेरा क्या हो? सर आई थिंक मेरे वजह से ही आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो। जी जी जी, f डैश 0, बिल्कुल x की वैल्यू 0 डाली तो ये 0 हाँ, हो गया, और यहाँ भी नीचे का भी 0 हो गया। तो 0 हो गया, अब ये डिफरेंशिएबल हो गया। हाँ सर। बेटा जी देखो कितना फर्क पड़ गया, LHD इक्वल टू RHD, तो fx पूरा इतना डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हो गया क्या? हाँ सर। यस सर, समझ में आ गया। आ गया। देखिए बहुत बढ़िया बात है कि रिदम और कैलिक्स, क्योंकि मैं ही कंफ्यूज बार बार हो रहा हूँ आज, मुझे भी तो। समझ आ गई। चलो अगला क्वेश्चन से। हाँ सर। हमारा इसमें आगे कौन सा था? प्रोबेबिलिटी वाला। 31st का जो ऑप्शन वाला है वो। हाँ। 31st का ओके, फाइंड द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम। बेटा ये फिर से क्वेश्चन ऐसा है जो आप सभी को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, बहुत ध्यान से। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसकी जो लैंग्वेज है ना,
उसे समझ लोगी तो क्वेश्चन हो जाए, तो लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो नहीं हो। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि ये है। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड, सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चीज तो समझ में आ गई, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, अर्थात हमें टेबल बनानी है। हाँ जो मैं आपको बता रहा था कि आपको सोचना कैसे है, लेकिन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, क्या पता करना कि किस Random रैंडम variable। वेरिएबल किसका रैंडम प्रोबेबिलिटी। वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल के लिए आपको पता है सिंबल होता है एक्स। अब रैंडम वेरिएबल क्या होगा, ये है मेन चीज। तो आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, मैक्सिमम ऑफ द टू स्कोर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। समझाओ मुझे क्या मतलब है इसका। हाँ जी जल्दी बोलो, टाइम ज्यादा हो रहा है बेटा, आज हमारा पूरे सेटिंग में भी टाइम चला गया। कम ऑन। जो डाइस, लाइक डाइस को 2 बार हम लोग फेंक रहे हैं, उसमें से जो मैक्सिमम सम आएगा दोनों के रिजल्ट्स का, वो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। बिल्कुल, यानी हमने जब दो डाई एक साथ थ्रो किए हैं, तो उन दोनों डाई में जो हमें मैक्सिमम होगा उसे हमें रैंडम वेरिएबल लेंगे। सर एक ही डाई है, हाँ जी, एक ही डाई है। नहीं बेटा पढ़ो। अच्छा तो sorry, मैक्स, लेकिन हमने दो बार थ्रो किए, हाँ डोंट चॉइस। अब हमें यहाँ पर शायद सही होगा ना, दो डाई जैसा ही समझो, क्योंकि वो दो बार थ्रो करने पर जो मैक्सिमम स्कोर आएगा, इसे समझ लेना बेटा, हाँ दो बार थ्रो करने पर जो मैक्सिमम आएगा, तो एक प्रकार से पेयर ऑफ डाइस की तरह हो गया ये। फिर से समझ लो, इन्होंने चाहे पेयर ऑफ डाई कहते हैं, डाई इज थ्रोन ट्वाइस, इसमें से जो टू स्कोर्स आएंगे उसमें से जो मैक्सिमम है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ डाई थ्रो हुआ है, क्योंकि दो डाई हैं अलग अलग, यानी एक डाई दो बार थ्रो हुई है। तो एक बार हम ओके। सैंपल स्पीड क्या क्या हो सकते हैं बता सकते हो, दो डाई को थ्रो करने के बाद अ, वन हाँ 1 1 टू से लेकर के वन से हाँ 2 1 से लेकर के 2 6 तक, फिर 3 1 से लेकर के 3 6 तक। तक, लास्ट क्या होगा 6 6। हाँ टोटल कितने होते हैं सैंपल स्पेसेस में 36। 36। टोटल सैंपल स्पेस हो गए 36। ध्यान में आ गया। तो क्या सोच रहा है, रैंडम वेरिएबल के लिए इसमें सब में मैक्सिमम नंबर कौन सा होता है बता सकते हो। 6 6। क्यों 1 1 में बचे पेयर ऑफ डाई। ओ अच्छा। ध्यान करो, मान लो ये एक बार पहले बनाया दोबारा भी बन गया, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा हुआ। 1। ये है क्वेश्चन की खूबसूरती, यानी किस तरह से उसको टेस्ट किया गया है। 1 1 पहली बार थ्रो किया 1 आया, दूसरी बार थ्रो किया फिर से 1 आया, तो मैक्सिमम हो गया 1। लेकिन अगर दूसरी बार में 2 आया होगा तो मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 होता, हाँ। तो मानो पहले बाद में बना क्या होता, तो 2 होता मैक्सिमम। तब भी 2 ही होता। उन्होंने ये नहीं कहा है कि सेकंड मैक्सिमम हो, हाँ 2 1 हो या 2 2 हो। देखो 1 1 तो दूसरा नहीं हो सकता, हाँ 1 2 2 1 और 2 2 तीनों में मैक्सिमम नंबर 2 ही हो, ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा मैक्सिमम नंबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और
6 भी हो सकता है। ये है इसकी सिक्योरिटी खूबसूरती कि हम रैंडम वेरिएबल पता कर रहे हैं। उसके बाद भी एक और ट्विस्ट आने वाला है। पहले तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। ओके। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो हमें पहले px इक्वल टू 1 निकालना है, अर्थात ऐसा जिसमें 1 मैक्सिमम हो। ऐसे कितने टर्म हो? हाँ। अब मुझे बताओ जिसमें मैक्सिमम हो ऐसी कितनी टर्म होंगी इसमें? 1 1/36 उसका अच्छा, प्रोबेबिलिटी हो गया। अब जरा बताओ कि x इक्वल टू 2 2 की भी 2 होगी सर। कौन कौन सी? 1 3 होगी। 2 और 2 1 और 2 2। हाँ, तीनों 2 हाँ सर। 3/36 p x इक्वल टू बताओ 3 का 1 3 1 3 2 3 इनका उल्टा 5 हो गया ना। बड़ा आसान तरीका बताओ। अब पैटर्न इसके बाद तीसरा निकलने के बाद एक पैटर्न सोच लो कि उससे जितने भी कम है उन सभी को एक अंश से डबल है। यानी जैसे 3 है तो 1 3 भी होगा 2 3 भी होगा, 2 टर्म होगी ना उससे कम वाले में। और हाँ। उनका अपोजिट भी होगा 3 1 और 3 2 हाँ। 4 और एक 3 3। ऐसे हाँ, अगर हम हो गया। 4 में सोचेंगे तो 3 टर्म तो सीधी सीधी होगी जिसमें 4 मैक्सिमम होगा। 1 4 2 4 3 4 3 टर्म्स होंगे ना जिसमें 4 ही केवल मैक्सिमम होगा। हाँ। इनका डबल करोगे तो फर्स्ट टर्म 4 आ जाएगी मैक्सिमम। और हाँ। एक 4 में अच्छा 3 में तो कितना आया था 5। 5 P4 में कितना आ जाएगा 7 7 P5 में तो पैटर्न भी देख लिया करो जिससे जल्दी हो जाए। 9 8 प्लस 1 और px इक्वल टू 6 में 5 2 10 प्लस 1। अगर आप ये 11 पैटर्न सीख लोगे ना तो क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे बिना ज्यादा टेंशन लिए। हो गया? हाँ सर। अब बस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो निकालना था। x में 1 2 3 4 5 6 लिखो, यहां उनकी प्रोबेबिलिटी लिखो, हो जाएगा। हाँ सर। अगर आपको इसी क्वेश्चन में मीन पूछा होगा तो क्या करते हैं? हाँ। तो क्या करते हैं? XPX निकालते हैं। बिल्कुल। इसके बाद x निकालते हैं फिर उसका सम करते हैं तो मीन अगर पूछता हूँ मीन मीन का सिंबल म्यू होता है बेटा, ध्यान करना है, या फिर हाँ सर। कैपिटल ई एक्स है ना, हाँ। कैपिटल ई एक्स या म्यू, और वो हो जाता है सिग्मा ई एक्स। ठीक हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, बताओ। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये किसके साथ में था? ए में बी, ए में किसी का था क्या ए में दोनों में से? सर आई थिंक मेरा था। और आपका रिजवा यस सर, मेरा भी था। छोड़ दो फिर। डी चॉइस चॉइस में प्रॉब्लम है। सर चॉइस में चॉइस में स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, देखिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हाँ चॉइस में यानी फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन आई इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस, ये है। हमें इसका एरिया निकालना है जो बाउंडेड बाय द रीजन हो। तो यहां पर ध्यान क्या है, मैं बता रहा हूं एग्जाम में कैसे कर। एग्जाम में करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जाम में करने के लिए सबसे पहले ये कर हाँ सर। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाओगे, इंप्लाइज यहां आएगा, यहां नहीं आता।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब ये इक्वेशन को देख के पता लगता है कि ये सर्कल है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना, जल्दबाजी नहीं करना। आप दोनों में से सब में सोचना। यस सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब ये सर्कल हो गया विद रेडियस 4 4। 4। तो हमें अब ये डायग्राम कंपल्सरी है, ध्यान करना। डायग्राम में मैंने कई बार कह चुका हूं, एरो ओरिजिन एक्स कैपिटल, कई बच्चे यहाँ स्मॉल लगा देते हैं एक्स पर। इसके बाद क्योंकि रेडियस 4 है और ओरिजिन सेंटर ओरिजिन पर है, हमने 4 पर हमने ये मान लिया ये 4 है और एक सर्कल, ये सर्कल हो गया। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, बताओ किसका एरिया निकालना है हमें? ऑफ द सर्कल एंड एक्स एक्सिस के साथ बाउंड रीजन। तो फिर कितना निकालना है? पूरा ही सर्कल। नहीं बेटा, सेमी सर्कल। हाँ, वो जो पॉजिटिव सेमी एक्स एक्सिस की सर्कल तरफ की आ रही है। बेटा, सेमी सर्कल ये ठीक हो गया? हाँ हाँ हाँ। समझ में आ गई बात? सर और फोर्थ इस क्वाड्रेंट वाला क्यों नहीं आएगा? बेटा क्योंकि उन्होंने पूरे को बनाकर कहकर कहा है केवल एक्स एक्सिस और इसके बीच का बाउंड बाउंड करना है एक्स एक्सिस के साथ। ये बाउंडेड रीजन, आप अगर एक्स एक्सिस को यूज नहीं करोगे तब तो पूरा सर्कल ही सर्कल का बाउंड्री हो गई। क्वेश्चन में क्या कहा है? हाँ। इस सर्कल एंड एक्स एक्सिस की बाउंड्री होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर एक्स एक्सिस से बढ़ना, चाहे आप नीचे देखो या ऊपर देखो, लेकिन बाउंड्री चाहिए ना एक्स एक्सिस की। जी सर। ध्यान में आया? अच्छा। बेटा क्वेश्चन को रिपीट करो, बड़े ध्यान से समझो। कई बार ऐसा ट्विस्ट दे देते हैं कि बच्चे को फिर लगता है कि वो तो पढ़ के आया है और जो पढ़ के आया है वही करके आता है। तो यहां पर चूंकि सर्कल की इक्वेशन के साथ एक्स एक्सिस की बाउंड्री भी है, तो इसका मतलब सेमी सर्कल। और एरिया निकालने के लिए तो आपको पता है कि एक घन पता करते हैं और उसका डबल, और उसके लिए तो क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है, नहीं दे रखी हो तो यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ। आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 क्वेश्चन लिखा, हाँ सर। और इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है रिश्मा? यस सर ठीक है। अगला है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से, और बच्चे मेरे उसके बाद भी गलत कराते हैं। बताओ मैं क्या करूं? ए और बी दे रखा है और क्वेश्चन में है फाइंड बी ए। ध्यान करना, ए बी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अधिकांश बच्चे बस माइंड में फिक्स सेट होता है कि जी जो उन्होंने कहा है उस हिसाब से बस जनरल अपने हिसाब से बस ए बी निकालना है, क्योंकि दो दे रखे हैं निकाल दो। लेकिन यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? बी ए। यानी पहले ये लिखना है फिर ये करना है। हाँ सर। दोनों की वैल्यू सेम आए तो भी कई बच्चों के आर्गुमेंट होते हैं कि सर ए बी और बी ए दोनों इक्वली तो आ जाते हैं। आपको बता दूं कंपलसरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल आए, है ना? जब आपको क्वेश्चन में बी ए कहा है तो आपको पहले बी लिखना है फिर ए लिखना है, तब इनका प्रोडक्ट मालूम करना है। ठीक हो गया? हाँ। क्रिस्टियानो हो गया? ठीक है, अब हमें क्या करना, बहुत ध्यान से देखोगे तो आएगा। हमें क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेना। सबसे पहले मैं कुछ ऑप्शंस बता देता हूं, आप करना सॉल्व, मैं केवल हिंट्स दे रहा हूं। बी ए जब हाँ सॉल्व सर। तो या तो आई आएगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हो सकता है के आई आए। के आई का मतलब है आपके पास आ गया मान लो 2 0 0 0 2 0 0 0 2,
ये हो सकता है। कांस्टेंट हो, हाँ। इस तरह से हाँ। लिखता हूँ ना, कुछ भी हम्म, हो, या तो आई आएगा या के आई आएगा। अगर ये नहीं आया है इस वाले में, हाँ। जिसमें आपको सिस्टम सॉल्व करना होता है, तो समझ लेना कि आपका प्रोडक्ट गलत हो। अच्छा। ये भी हो सकता है कि वो माइनस आई आ जाए, -1 -1 -1 आ जाए, ये भी हो सकता है, यानी स्केलर मैट्रिक्स आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मान लेना कि आपका गलत हो गया। यहां तक ध्यान में आ गया सबको? हाँ सर। हाँ सर। मैं फिलहाल इसको के आई मान लेता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है के की वैल्यू 1 हो, तो मैं इसको लिख देता हूं के आई। तो मैं इसे कर लेना और इक्वेशन डाल देता हूं 1। यहां तक आप सॉल्व कर चुके हो। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, यूज दिस। इन्होंने तो यूज दिस लिख दिया है, लेकिन कई बार लिखा होता है हैंस। अब यूज दिस में तो बच्चे क्लियर समझ लेते हैं कि इसको यूज करना है, लेकिन हैंस में समझ में नहीं आता। हैंस में बच्चे ये नहीं समझ पाते कि जी इसी को करना है। तो ध्यान करना, जब भी ऐसे में हैंस का मतलब होता है यूज दिस, है ना। यहां हैंस का मतलब प्रूव करना नहीं होता, यहां हैंस का मतलब होगा यूज दिस। इसको यूज करके आपको सिस्टम को सॉल्व। अब जो एक और बड़ी गलती बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्होंने बुक में रटा होता है ना, और बुक में रटने के कारण से जो बड़ी गलती और करते हैं, वो क्या करते हैं, वही ए एक्स इक्वल टू बी। आपको ध्यान है, इसी को यूज करते हैं। हाँ सर। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी यूज करते हैं, और हम लिख देते हैं ए इक्वल टू जो क्वेश्चन में है, बी इक्वल टू जो कोफिशिएंट का कॉलम है, एक्स इक्वल टू लिख देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, बुक में जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है या हम अपनी बुक में देखते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह से। नहीं, जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। यस सर। तो प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ए और बी हमें गिवन है, क्या है, हम अपनी मर्जी से लेट ए और बी नहीं कर सकते। ऐसे में बेस्ट मेथड, जिसको मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि जब भी आपको प्रोडक्ट आ जाए या पहले से ही मैट्रिक्स ए या बी दे रखे हों, तब क्या करना चाहिए, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इसमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म एक्स और वाई तो दे रखा है, पहले में जेड नहीं है। पहली रो क्या होगी, मैं ही लिख दूं तब बोलोगे? अरे, आवाज अभी तक नहीं आई भाई। आपके नोट्स दे रखे हैं कि आप यहां हैं। ऐसे ही जो चैनल पर देख रहे हैं, वो जब कमेंट करते हैं ना, तब पता लगता है कि वो चैनल पर एक्चुअली में हैं। और तीसरा, कमेंट वही कर पाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अदरवाइज वो कमेंट भी मुझे विजिबल नहीं होंगे, आपको विजिबल चाहे होते रहें, मेरे हिसाब से कमेंट नहीं होंगे। हाँ जी, बताओ बेटा, रिद्धि क्या हुआ? हाँ सर। क्या? सॉरी सर। बताओ पहली रो। 2 3 4 पहली रो, कौन सी होगी? 1 -1 0। पहली रो ना। हाँ सर। दूसरी रो बताओ। 2 3 4 तीसरी, और रिद्धिमा कहाँ गई? जी। लड़की मैं है। यहीं पर हूँ सर। बोल बेटा, 021 बोलोगी नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा। 0 1 2 12 मैं कह रहा हूँ ना, नींद में। सेकंड मैट्रिक्स बोलो। x y z। इक्वल टू के बाद रिदमा। 317 7। ठीक है, इस तरह से आपने लिखा। एक तो आपका टाइम सेविंग होगा, दूसरा आप आराम से इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, गलत नहीं होगा, टेक्निकली भी गलत नहीं होगा। इसके बाद अगले स्टेप में एक्स वाई जेड लिखो, इस पूरे मैट्रिक्स को इधर लिखो,
इनवर्स लगाओ और इधर 317 7 लिखो। ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगा पावर में -2। यहाँ तक डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं नो सर। ध्यान से समझना जो मैं अगली चीज बता रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन की नहीं, मैं कॉन्सेप्ट